उस चुनौतीपूर्ण समय को याद करें जब व्यवसायों को छोटे से छोटे प्रोडक्ट और साधारण से साधारण सर्विसेज की बिक्री पर कितने सारे टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता था। इन्हीं टैक्सेस के कारण गुड्स और सर्विसेज दोनों की कीमतों में अंधाधुंध बढ़ोतरी हुआ करती थी और हम आम खरीदारों को इसका सबसे भारी खामियाजा भुगतान करना पड़ता था। खैर, इस संबंध में वर्ष 2016 में जीएसटी की शुरुआत निसंदेह ही एक बड़ी राहत थी और बस इसी संदर्भ में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्ते, मैं तुषार बख्शी, सेट इंडिया बिज़ का एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम भारत में व्यवसायों को टैक्स, आईपीआर और कंप्लायंस की सेवाएं प्रदान करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सभी पहलुओं को विस्तार से समझाऊंगा। इनमें शामिल होंगे नंबर 1, जीएसटी का अर्थ, 2, जीएसटी के लाभ, 3, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 4, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और 5, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जीएसटी का अर्थ क्या है? जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भारत में वर्ष 2016 में जीएसटी एक्ट के तहत लाया गया था। इसका मुख्य कारण भारत में वन नेशन वन टैक्स के आइडिया को लागू करना था। ये एक अम्ब्रेला टैक्स है जो कि पूरे भारत में किसी भी वस्तु यानी कि गुड्स या पेशेवर सेवाओं यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज की सेल पर लागू होता है। हम इसे अम्ब्रेला टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टैक्स ने गुड्स और सर्विसेज की सेल पर लगाए गए लगभग अन्य सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त करके उनकी जगह अकेले ही ले ली है। इस नई जीएसटी व्यवस्था ने टैक्सेस की संख्या को कम करके भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की प्रणाली को काफी व्यवस्थित भी कर दिया है। इसके अलावा जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की भी अनुमति दी गई है। इसके फायदों को हम कुछ ही देर में विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप केवल इतना जान लें कि जीएसटी एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए इसका भुगतान सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण में होता है, लेकिन इसका पूरा बोझ अंतिम उपभोक्ता यानी कि गुड्स या सर्विसेज के एंड कंज्यूमर पर अंत में शिफ्ट कर दिया जाता है। जीएसटी के लाभ। नंबर 1, जीएसटी के तहत आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्लेम्स को मान्यता मिलती है, जिसके कारण सप्लाई चेन में मौजूदा टैक्स ऑन टैक्स के असर को लगभग खत्म किया जा चुका है। इनपुट टैक्स क्लेम करने पर सप्लाई चेन के हर सेलर को उनके द्वारा भुगतान की गई एक्सेस इनपुट टैक्स की पूरी राशि वापस मिलने की संभावना होती है। नंबर 2, पूरे भारत में लागू जीएसटी टैक्स रेट्स में एक रूपता है क्योंकि टैक्स स्लैब्स केंद्रीय जीएसटी काउंसिल द्वारा तय किए जाते हैं। ये एक फेडरल संस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिनिधित्व करते हुए कई सदस्य शामिल होते हैं। नंबर 3, जीएसटी के अंतर्गत टैक्स की दरों को बेहद कम रखा गया है। अधिकांश उत्पादों और सेवाओं पर 18% या उससे भी कम टैक्स रेट लागू है। नंबर 4, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर भी कोई जीएसटी भरना नहीं पड़ता है। नंबर 5, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा 50% से भी कम हो गया है। क्या ये फायदे इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि जीएसटी भारत की टैक्स हिस्ट्री में एक कंप्लीट गेम चेंजर है? बिल्कुल करते हैं, और अगर नहीं भी करते तब भी भारत में एलिजिबल टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। लेकिन ये एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं कौन? मैं समझाता हूं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप ये कह सकते हैं कि जीएसटी टैक्स पेयर्स की 2 श्रेणियां हैं। पहले वो जो टर्नओवर की एक सीमा पार करने के बाद ही टैक्स के भुगतान के लिए एलिजिबल होते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए जीएसटी का भुगतान करना अनिवार्य है, चाहे उनके टर्नओवर की सीमा कुछ भी हो। पहली श्रेणी में आने वाले टैक्स पेयर्स की एलिजिबिलिटी विशेष रूप से व्यवसाय के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लिमिट पर आधारित होती है। मर्चेंडाइज या गुड्स बेस्ड व्यवसायों के लिए ये लिमिट 40 लाख रुपए है, जबकि सर्विस बेस्ड व्यवसायों के लिए ये लिमिट केवल 20 लाख रुपए है। अब
दूसरी श्रेणी में आते हुए जहां कुछ टैक्स पेयर्स को अनिवार्य रूप से जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, चाहे उनका वार्षिक टर्नओवर मूल्य कुछ भी हो। इनमें शामिल है 1. ई कॉमर्स एग्रीगेटर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने वाले व्यवसाय। 2. कैजुअल टैक्स पेयर, एनआरआई टैक्स पेयर और टैक्स पेयर जो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। 3. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी टैक्स पेयर्स। 4. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। 5. पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। 6. इंटर स्टेट सेल करने वाले व्यवसाय और अंत में सूचना और ऑनलाइन डेटाबेस सेवाएं प्रदान करने वाले सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें हम ऑइडार सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। इसके साथ ही हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अपनी चर्चा पूरी करते हैं। हमारी चर्चा का अगला विषय जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एप्लीकेशन के साथ जमा होने वाली सभी जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने से शुरू होती है। दस्तावेजों को पहले से ही व्यवस्थित करके रखना इसलिए आवश्यक है ताकि बाद में एप्लीकेशन फाइलिंग के दौरान इनके कारण कोई भी बाधा ना आ पड़े, क्योंकि दस्तावेजों की फाइलिंग में एक छोटी सी गलती, जैसे कि गलत या अपर्याप्त दस्तावेज जमा करने के कारण आपके आवेदन को विभाग द्वारा पूरे तरीके से खारिज कर दिया जा सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, यह बिजनेस के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी दस्तावेज हैं जो हर प्रकार के बिजनेस को जमा करना आवश्यक होता है। हम इन बुनियादी दस्तावेजों पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए चलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करें। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आपके पास सभी दस्तावेज हैं, आपको जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जा सकती है। पहले चरण में व्यापार का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड पता और पैन जैसे सभी बुनियादी डिटेल्स देने के बाद वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। इन डिटेल्स के वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजी जाती है, जिसे जमा करते ही ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन सफल होती है। इसके तुरंत बाद एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर या टीआरएन जनरेट होता है और इसे वेरीफाइड ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इस टीआरएन का उपयोग करके आवेदक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकता है और अंततः दूसरे चरण की ओर बढ़ सकता है। याद रखें कि टीआरएन जनरेट होने के डेट से केवल 15 दिन के लिए ही वैध है, इसलिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को सबमिट करें। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फॉर्म जीएसटी 01 में दाखिल किया जाता है। आवेदक पोर्टल पर ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में आवेदक को बिजनेस, उसके प्रमोटर्स और बिजनेस बैंक अकाउंट के बारे में विस्तृत जानकारी देना आवश्यक है। अंत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके आवेदन पर हस्ताक्षर किया जाता है और विभाग को जमा किया जाता है। इसके साथ ही आवेदक का काम खत्म हो जाता है। आवेदन के जमा होते ही जीएसटी विभाग आवेदन पत्र और उसके साथ जमा हुए दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करता है और दायर आवेदन 100% सही है, इस बात की पूरी संतुष्टि होने के बाद ही विभाग आवेदक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान करता है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाती है। अब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कौन से दस्तावेजों को जमा करते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा है, कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले बिजनेस के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो बुनियादी रूप से हर प्रकार के बिजनेस को जमा करने होते हैं। उदाहरण के लिए बिजनेस का पैन कार्ड, जो एक इंडिविजुअल आवेदक या सोल प्रोप्राइटर के सिवा अन्य हर प्रकार के बिजनेस को जमा करना पड़ता है। रही बात इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर की, तो इन्हें अपना पर्सनल पैन कार्ड जमा करने की जरूरत है। इसके अलावा ऑथराइज्ड एप्लीकेंट के दस्तावेजों में उसके लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के साथ उसका एक रंगीन फोटोग्राफ, आधार कार्ड की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और व्यक्तिगत पते का प्रमाण जमा करना होता है।
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के सिवा अन्य हर बिजनेस को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस प्रीमाइसेस का एड्रेस प्रूफ भी प्रस्तुत करना होता है। साथ ही प्रीमाइसेस के मालिक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा रेंट अग्रीमेंट या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट की एक कॉपी जो भी आपके पास मौजूद है उसे भी जमा करना आवश्यक है। यदि आपका व्यवसाय एक रजिस्टर्ड संस्था है तो इनकॉर्पोरेशन के बाद जारी आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और व्यवसाय के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन जमा करना आवश्यक होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में कंपनीज अपनी एमओए और एओए जमा कर सकते हैं, जबकि एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स के बीच साइन हुई पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जमा करना होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। यदि आप जीएसटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हमारी सहायता चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें 9899600605 पर कॉल भी कर सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी अन्य वीडियोस भी देखें।